नमस्कार बच्चों, नमस्कार टीचर, पेरेंट्स, स्टूडेंट सब लोगों को नमस्कार। और जीनियस साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अभी हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, जो कि अभी तक हमने क्वांटम नंबर्स लर्न किए थे, लेकिन अभी हम लर्न कर रहे हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कि ऑर्बिटल का शेप किस तरह से होता है और ये ऑर्बिटल्स कहाँ होते हैं और उनका शेप किस तरह से होता है। इसके बारे में मैं आपको बहुत ही डिटेल और बहुत ही विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। इसके पहले हमने 4 क्वांटम नंबर्स लर्न किए हैं। पहला क्वांटम नंबर, दूसरा क्वांटम नंबर, तीसरा क्वांटम नंबर और चौथा क्वांटम नंबर। इस तरह से आपने 4 क्वांटम नंबर लर्न किए हैं। लेकिन वो 4 क्वांटम नंबर कौन से थे, आप मुझे कमेंट करके सब बच्चे बता दीजिए। ओके, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, अभी भी कुछ आएंगे, कुछ आके थोड़े ठहरे वेटिंग कर रहे थे। ओके, तो इस तरह से आपको ऑर्बिटल्स का शेप के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो, आप बच्चे मुझे पूरा क्वांटम नंबर्स कौन से थे, जो क्वांटम नंबर्स हमारे थे, जो क्वांटम नंबर्स हमने अभी तक लर्न किए हैं, उन सब क्वांटम नंबर के आप मुझे नाम सीक्वेंसली नाम बता दीजिए, चारों का भी। ओके, चलो, तो उसके बाद आगे का जो बीट है, जो बीट अभी हम यहाँ देखने वाले हैं, वो बीट कौन सा है अभी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ओके, तो चलो, द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ये देखो मेरे बाजू में मैंने यहाँ कुछ ऑर्बिटल्स यहाँ लिख के रखे हैं। कौन सा है? एक है, देखो, यस ऑर्बिटल। ए बी यस ऑर्बिटल है और ए बी यस ऑर्बिटल है। समझ में आ रहा है आपको? ये तीनों भी यस ऑर्बिटल है, लेकिन तीनों की एनर्जी लेवल अलग है। ये देखो, ये न्यूक्लियस के नज़दीक का ऑर्बिटल है, न्यूक्लियस के नज़दीक का है, इसलिए मैंने आपको ये 1s से इंडिकेट किया है। और इसके बाद जो आगे का हम देख रहे हैं, ये है दिस वन, दिस s ऑर्बिटल इज द 2s ऑर्बिटल और विच इज जस्ट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये थोड़ा सा न्यूक्लियस से दूर होता है। ओके, और ये तीसरा जो है, ये तीसरा है 3s ऑर्बिटल, और ये 3s ऑर्बिटल और भी दूर होता है न्यूक्लियस से। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको ये ऑर्बिटल्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जो यस, पी, डी, एफ, जो कुछ भी हमारे ऑर्बिटल्स है, यस, सुजाता शेवड़े, ओके, वेरी गुड, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजमुतल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, डायपोल मोमेंट नहीं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, मैग्नेटिक आपने टाइप करते ही आपको सीधा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आया होगा, आपने क्लिक किया, आ गया यहाँ। ओके, चलो, तो इस तरह से आपको मालूम है सुजाता जस्ट है, दैट इज ऑल्सो मैग्नेटिक स्पिन मोमेंटम। ओके, स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आहे। ओके, द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। मैं आपको, जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे ये वीडियो देखने वाले हैं फ्यूचर में, सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक इसकी लिंक भी शेयर करिए, क्योंकि ये जो मैं जो कुछ भी करता हूँ, ये आपके लिए करता हूँ, बराबर है। आपके लिए मैं टाइम निकालता हूँ, आपके लिए मटेरियल कलेक्ट करता हूँ, आपके लिए मैं ये पूरा अरेंज करता हूँ और आपके लिए ये वीडियो बना के मैं आपके लिए पेश करता हूँ। इतना सारा मैं आपके लिए करता हूँ, तो आप मेरे लिए क्या करोगे? क्या करोगे? एक गुरु के लिए, एक टीचर के लिए, एक शिक्षक के लिए, जिसके साथ आप लर्न कर रहे हो, तो खाली ये वीडियो को लाइक करो और गुरु दक्षिणा बोल के खाली एक 10-15 ग्रुप में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी एक 10-15 जनों को इसे शेयर करिए। इतना काम करिए, बस इतना है। इतने में ही बहुत कुछ मिला आपकी तरफ से, बस इतनी गुरु दक्षिणा चाहिए। ओके, चलो, तो ये रहा शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। ओके, तो आगे किस तरह से है ये पूरे हम शेप अभी देखते हैं। चलो, तो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके,
तो कौन से है, मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूं। ओके, इस तरह से मैं छोटा हो गया, और इससे भी छोटा हो जाऊं क्या, बताओ। अगर आप बोलते हैं इससे भी छोटा हो जाए तो मैं इससे भी छोटा हो जाऊंगा। लेकिन टीचर के फेस के एक्सप्रेशंस भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। टीचिंग में, लर्निंग में टीचर के फेस का एक्सप्रेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं इतना छोटा सा मेरा फेस करके रखूं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, चलो तो आगे का हम थोड़ा सा देखते हैं। तो क्या है, देखो, बिग एक्सप्लेन द शेप ऑफ एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स का आपको यहाँ शेप डिटरमाइन करना है, शेप आपको एक्सप्लेन करना है। बहुत इजी तरह से है, बहुत इजी तरह से हम इसे पढ़ लेंगे। तो देखो, एक्सप्लेन द शेप ऑफ एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। देखो, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अब ये ऑर्बिटल बोले तो क्या है, ऑर्बिटल बोले तो ये देखो डेफिनेशन क्या है, ऑर्बिटल का एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखो, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिप्रेजेंट्स, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिप्रेजेंट द शेप ऑफ ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्लाउड बोल रहा हूं मैं, क्लाउड बोले तो क्या है, क्लाउड आपको मालूम है ना, क्लाउड, क्लाउड बोले तो बादल, जैसे हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं ना, उसी तरह से वो बादल। ओके, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिप्रेजेंट द शेप ऑफ, इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट द शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये देखो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिप्रेजेंट द शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का शेप वो रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नॉट यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म नहीं होता, ये यूनिफॉर्म नहीं होता, ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट होता है, कम ज्यादा होता है। इज नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म बोले तो हर जगह एक जैसा नहीं होता। ओके, एक थोड़ा सा बदलता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नॉट यूनिफॉर्म बट इट डेंस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। दोस्तों, मैं एक सिंपल सी चीज आपको बता देता हूं, सिंपल सी चीज। कौन सी सिंपल सी चीज है? आप अगर भूगोल में आपने मैप ड्रॉ किया होगा, मैप देखा होगा, है ना, जिस एरिया में द्राक्ष की बागाएं होती है, जिस एरिया में गन्ना होता है, गन्ना बोले तो ऊस होता है, शुगर केन होता है, यानी कि जिस एरिया में वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है उसी एरिया में उसका सिंबल ज़्यादा दिखाया जाता है भूगोल में, नकाशा में, मैप में, बराबर है ना। यानी कि जिस एरिया में द्राक्ष की बागाएं हैं तो उसी एरिया में ज़्यादा द्राक्ष दिखाए जाते हैं मैप में। जिस एरिया में कपास ज़्यादा होता है उसी एरिया में कपास ज़्यादा दिखाया जाता है, कपास के सिंबल ज़्यादा दिखाए जाते हैं, बराबर है। उसी तरह से ये है, कैसा है कि जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिस एरिया में आपको देखने को मिलता है उसी एरिया में ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी होती है ना। समझो, अगर आपको पता होता है, समझो कोई चीज़ आपको ढूंढनी है तो जिस एरिया में ज़्यादा मिलती है उसी एरिया में आप ढूंढने की कोशिश करते हैं, बराबर है ना, उसी एरिया में आप ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर आपको पता है कि इस एरिया में ये चीज़ मिलती नहीं तो उसी एरिया में आप ढूंढते हैं क्या? नहीं है। तो दिस इज सेम, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नॉट यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म नहीं होता, बट इट डेंस, डेंस बोले तो ज़्यादा होता है, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, यानी कि उसी एरिया में इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी वहाँ ज़्यादा होती है। दैट पॉसिबिलिटी इज मैक्सिमम टू गेट द इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और एक बार देन इस तरह से इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी वहां थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ओके। एक मिनट बच्चों, नेटवर्क कम ज़्यादा हो रहा है।
तो इसलिए मैं क्या कर देता हूं, ओके चलो, तो इस तरह से मैक्सिमम द इलेक्ट्रॉन उसी एरिया में जिस एरिया में ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी होती है उसी एरिया में हम उसे फाइंड करते हैं। उसी तरह से जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो सकती है उसी एरिया में उसका शेप थोड़ा सा अलग सा दिखाया जाता है। यानी कि एक्चुअली अगर हम इस तरह से जो यस यानी कि दूसरा पी वगैरह जो कि डी वगैरह हम दिखाते हैं, एक्चुअली उसका शेप वगैरह कुछ नहीं होता, खाली इलेक्ट्रॉन मिलने की उसी एरिया में उसकी पॉसिबिलिटी होती है। यानी कि उसी के उसने जैसा शेप होता है और उसी एरिया में वो ज़्यादा मिलने की कोशिश होती है, बस इससे कुछ ज़्यादा नहीं है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। इंटरनेट तो मैंने चेंज किया है, ओके ओके चलो, तो आगे का क्या है, तो देन यस, तो अभी हम देख रहे हैं यस ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल देख रहे हैं अभी हम? यस ऑर्बिटल देखने वाले हैं। द शेप ऑफ यस ऑर्बिटल, द एस ऑर्बिटल, देखो यस ऑर्बिटल दैट यल इज इक्वल टू 0 होता है, उसका यल इक्वल टू कितना होता है? 0, एंड हेंस यम कैन हैव ओनली वन वैल्यू। उसकी यम वैल्यू कितनी होती है? ओनली वन वैल्यू, दैट इज स्मॉल यम इज इक्वल टू 0 एंड कैपिटल यम इज इक्वल टू 1 होता है। अब अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके इसका कैलकुलेशन देखते हैं तो टेबल दिखाया है मैंने, ये देखो, और एक बार वो टेबल मैं आपको बता देता हूं। ये टेबल है, देखो इस तरह से, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ओके, और ये अज़मुतल क्वांटम नंबर है, देखो इस तरह से। ये यल की वैल्यूज में आपको यहां बता रहा हूं। 0 डेसिग्नेशन ऑफ सेल, ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये किस तरह से स्फेरिकल शेप है, इस तरह से पूरा बता दिया। अभी हम यहां देखते हैं उसका डेसिग्नेशन वगैरह, टोटल अमाउंट, ये देखो आगे का है, इसमें इस तरह से है ना, ये देखो यस है, इसकी यल वैल्यू कितनी है? 0 है। वैल्यू ऑफ यम कितना है? 0 है। और इसका टोटल यम यानी कि 2, कैपिटल यम बोले तो क्या है? कैपिटल यम इज इक्वल टू 2l प्लस 1 है, यानी कि 2l प्लस 1 आता है। और इस तरह से अगर हम उसको कनेक्ट कर देते हैं तो देखो देन स्पिन क्वांटम, ये मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से उसे हम इंडिकेट करते हैं, ओके। तो देखो इस तरह से यस, और लिखो दैट स्मॉल एम इज इक्वल टू 0, कैपिटल एम इज इक्वल टू 1 है ये, ओके। एंड देन सेकेंड पॉइंट लिख लो, 10 फॉर एस ऑर्बिटल। मेरे साथ अगर आप लिखते रहेंगे तो आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा। 10 फॉर यस ऑर्बिटल, the probability of finding the electron is identical. The probability of finding the electron is identical in all direction. देखो all direction में, यानी कि ये समझो इस तरह से ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के ऑल डायरेक्शन में इस तरह से इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, ओके। तो उसी तरह से ऑल डायरेक्शन में होता है। अगर सेंटर में न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के ऑल डायरेक्शन में ये पूरा 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 आपको एरिया, उसी एरिया में ये आपको देखने को मिलता है, ओके। thus the s orbital, thus for s orbital the probability of finding electron is identical in all direction at a given distance from the nucleus, nucleus के पास से। hence the shape of s orbital is spherically सिमेट्रिकल। और इस तरह से इसका जो शेप होता है यस ऑर्बिटल का कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, स्फीयर लाइक शेप होता है इसका। यानी कि अगर हम इस तरह से अगर न्यूक्लियस लेते हैं अंदर का, तो इसके बाहर इस तरह से ये शेप आपको देखने को मिलता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और देन
आगे का बिट और क्या है, द s ऑर्बिटल ऑफ हायर लेवल्स, s ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी लेवल आर आल्सो स्फेरिकल सिमेट्रिकल, हायर लेवल का भी, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया था, ये देखो यहां मैंने बता दिया है, ये लोअर एनर्जी लेवल का s ऑर्बिटल है ना, दिस इज दी 1s ऑर्बिटल। उसके बाद ये है देखो 2s, ये क्या है 2s ऑर्बिटल है, यानी कि सेकेंड एनर्जी लेवल का है। और इसके बाद जो है ये 3s है, 3s बोले तो ये थर्ड एनर्जी लेवल का s ऑर्बिटल है, यानी कि ये न्यूक्लियस है, देखो इस तरह से ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये 1s रहेगा, ये ऑर्बिटल रहेगा, इसके बाद इस तरह से ये 2s का रहेगा, इस तरह से, ओके, थोड़ा सा डेंस रहता है, ऐसा थोड़ा सा डेंस रहता है ये, ओके। और इसके बाद ऐसा 3s ऑर्बिटल आपको इसके बाहर देखने को मिलता है, ये देखो इस तरह से ये सेंटर का है 1s, और ये इसके बाहर मिल रहा है, देख रहे हैं आप, जो है 2s, और यहाँ ये देखो अंदर s, इसके बाद ये 2s, ये है 2s का रीजन, और इसके बाद ये 3s का रीजन रहता है, एक लेयर जैसे आपको देखने को मिलता है। दिस इज दी 1s ऑर्बिटल, ओके। तो इस तरह से मैंने आपको s ऑर्बिटल के बारे में बता दिया है। कुछ डाउट है तो मैं आगे भी और इसके बारे में कुछ मटेरियल में आपको देने का कोशिश करता हूं। s ऑर्बिटल, एक मिनट, हाँ 1 मिनट भी नहीं, थोड़ा ही, मैं जस्ट यहाँ आपके लिए इमेज ले रहा हूँ। यस, लिया, इंसर्ट कर रहा हूँ आपके लिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इमेज, और ये देखो इस तरह से ये 2, ओके। आप देख रहे होंगे, ओके। ये देखो, ये जो है ना, ये जो सेंटर वाला है, ये कौन सा है, ये है देखो 1s ऑर्बिटल। उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला जो मैंने आपको यहां दिखाया था, फॉर s ऑर्बिटल ऑफ द प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज आइडेंटिकल इन ऑल डायरेक्शन एट ए गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ न्यूक्लियस, हैंस द शेप ऑफ s ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। ये देखो, ये है न्यूक्लियस सेंटर का, ओके, ये है न्यूक्लियस, सेंटर का न्यूक्लियस है, और इसके बाद ये बाहर से ये डिफरेंट शेल्स आपको न्यूक्लियस के बाहर देखने को मिलते हैं। इसी तरह से, उसी तरह से ये है देखो, ये 1s वाला एक छोटा वाला, उसके बाद ये बाजू में जो है ना ये वाला, दिस इज दी अनदर वन, थोड़ा सा बड़ा है उसके ऊपर, और ये और उसके ऊपर ये थोड़ा सा 3s वाला। तो इस तरह से ये डिफरेंट सेल्स आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि इस तरह से है, ओके। तो चलो, ये रहा डिफरेंट नोड्स। तो आगे हम देखते हैं, देन थर्ड पॉइंट, द s ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी लेवल आर आल्सो स्फेरिकल सिमेट्रिकल, हाउएवर they are more diffused, having a spherical region of 0 electron density within them।
दीज आर कॉल्ड एज नोड्स, उन्हें हम नोड्स कहते हैं। यहां मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये है, ये सेंटर यानी कि दोनों के बीच, यानी एक पहला समझो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये s ऑर्बिटल है और यस, और ये एक दूसरा s ऑर्बिटल है इस तरह से, और ये 1s और 2s, दोनों के बीच जो कुछ भी एक गैप रहता है, दैट गैप इज कॉल्ड एज नोड, उसे हम नोड कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नोड्स। आपके समझ में तो आ रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज नोड्स। ओके, और दूसरा उसके ऊपर जो थर्ड आता है, दूसरा एक, ये देखो इस तरह से, ये जो थर्ड लेवल है ना, और ये देखो ये बीच में का, ये यहाँ न्यूक्लियस होता है, और इसके बाजू में इस तरह से ये 1s वाला, उसके बाद ये देखो ये 2s वाला, और इसके बाद ये देखो 3s वाला। न्यूक्लियस अंदर सेंटर में रहता है और उसके बाजू में इस तरह से ये s ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिलते हैं। ओके, और जो है देखो 1s ऑर्बिटल, दिस इज द 2s ऑर्बिटल और दिस इज द 3s ऑर्बिटल। अब ये नोड क्या है, नोड आपके समझ में आए होंगे, इनके बीच जो कुछ भी ये गैप होता है उसे हम नोड कहते हैं। ओके, इन 2s ऑर्बिटल देयर इज वन स्फेरिकल नोड। 2s में ये देखो 2s में कितना नोड है, एक ही नोड है अंदर, एक ही नोड है इस तरह से। ओके, द स्फेरिकल नोड व्हाइल द 3s ऑर्बिटल देयर आर 2 स्फेरिकल नोड्स। ये देखो एक और ये एक, 3s में 2 होते हैं। ओके, द 2 स्फेरिकल नोड्स इन दिस ns ऑर्बिटल नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल्स टू n-1। ns बोल रहा हूं मैं, ns है, तो ns में आपको अगर डिटरमाइन करना है तो कितने होते हैं, n-1 इतने नोड होते हैं। और एक बार देखो, मैं और एक बार बता देता हूं, द s ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी लेवल्स आर आल्सो स्फेरिकल। हायर एनर्जी लेवल्स आर आल्सो स्फेरिकली सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकलचा अर्थ समजला ना तुम्हाला, मधल्या साईडला जसा सेंटर असतो तसाच वरच्या साईडला सेम त्याच्या वरच्या साईडला सेम, जसं कांद्याच्या वर जसे आवरण असतात की नाही, तशाच पद्धतीचे वरच्या साईडला हे वेगवेगळे आवरण असतात। ओके, आणि म्हणून देन दे आर मोर डिफ्युज्ड हॅविंग अ स्फेरिकल रिजन ऑफ 0 इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी विद इन देम। यानी की यांच्या दरम्यान हा आहे, यांच्या आणि या दोघांच्या दरम्यान एक 0 इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी, 0 इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी म्हणजे त्या भागामध्ये इलेक्ट्रॉन मिळण्याची पॉसिबिलिटी कमी असते, आणि ज्या एरियामध्ये इलेक्ट्रॉन मिळण्याची पॉसिबिलिटी कमी असते त्यांना आपण नोड म्हणत असतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज नोड्स। ओके, इन 2s ऑर्बिटल देयर इज 1 स्फेरिकल नोड वाइल द 3s ऑर्बिटल देयर आर 2 स्फेरिकल नोड्स। म्हणजे s मध्ये तर 1s मध्ये तर काय प्रश्नच नाही, एकच आहे। आणि जर आपण जर इथं जर पाहिला 2s मध्ये, तर हे पहा 2s मध्ये अशा प्रकारचे एक नोड असतो, या हा 1s वाला आणि हा 2s वाला, दोघांच्या मधामध्ये इलेक्ट्रॉन मिळण्याची पॉसिबिलिटी कमीत कमी, ज्या एरियामध्ये इलेक्ट्रॉन मिळण्याची पॉसिबिलिटी कमीत कमी असते त्या रिजनला आपण नोड असे म्हणतो, आणि हा नोड अशा पद्धतीने इथं आपल्याच्या दोघांच्या दरम्यान पाहायला मिळतो। म्हणून 1s मध्ये फक्त एकच नोड असतो, आणि 3sच्या बाबतीत जर पाहिलं आपण तर हा आहे न्यूक्लियस, म्हणजे फर्स्ट ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल फर्स्ट s ऑर्बिटल, उसके बाद ये सेकंड ऑर्बिटल, उसके बाद ये थर्ड ऑर्बिटल, और इनके बीच ये जो नोड आपको मिलना है, यानी कि ये जो सफ़ेद वाला पार्ट है ना, इनमें आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, यानी कि 0 पॉसिबिलिटी रहती है वहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की। इसलिए उसे क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज 0 पॉसिबिलिटी टू गेट द इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन मिलने की वहाँ की पॉसिबिलिटी होती है 0। तो इसी तरह से हमने यहाँ अभी आपने देखा है। ओके, तो आगे का बिट क्या है देखो, देन द 2s ऑर्बिटल देयर इज 1 स्फेरिकल नोड वाइल द 3s ऑर्बिटल देयर आर 2 स्फेरिकल नोड्स इन द ns ऑर्बिटल नंबर ऑफ नोड इज n-1 आहे। ओके, आता पुढे पाहूया आपण नेक्स्ट। आता नेक्स्ट मध्ये काय आहे तर पहा, p शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स। आता कोणता पाहिला आपण, आतापर्यंत कोणता पाहिला, शेप ऑफ s ऑर्बिटल पाहिला आपण, आतापर्यंत s ऑर्बिटल पाहिला पूर्ण। आता पाहूया आपण शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटलचा आपण शेप पाहणार आहोत। ओके, आता p ऑर्बिटल म्हणजे दैट इज एक्चुअली डम्बेल शेप। ये न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी उसकी डम्बेल शेप होती है, डम्बेल शेप होती है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, डम्बेल शेप कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डम्बेल शेप। ओके, चलो
तो किस तरह से, ये देखो फॉर p ऑर्बिटल्स l इज इक्वल टू 1 है। अगर आप जो पीछे टेबल अगर आपने लिख के लिया है तो दैट इज द l इज इक्वल टू 1, हेंस कैपिटल M कैन हैव 3 पॉसिबल वैल्यूज। कैपिटल M की कितनी पॉसिबल वैल्यूज होती है? पॉसिबल वैल्यूज इज द -1, 0, +1 उसकी पॉसिबिलिटी होती है। यानी कि सेंटर के बाजू में, यानी कि बाहर बाजू और इनर साइड, सेंटर एंड इनर एंड आउटर साइड, इस तरह से दैट l इज इक्वल टू 1, p ऑर्बिटल l इक्वल टू 1, हेंस m कैन हैव 3 पॉसिबल वैल्यूज। उसकी जो m है ना, कैपिटल M वैल्यू, ये 3 पॉसिबल वैल्यूज है उसके। कौन से हैं? एक है -1, 0 एंड +1, इस तरह से ये पॉसिबिलिटी है। तो दैट दस देयर आर 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। कितने पॉसिबल ओरिएंटेशन पॉसिबिलिटी है? देयर आर 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन p सबशेल। p सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन क्लाउड की पॉसिबिलिटी होती है। यानी कि इस तरह से, एक इस तरह से पॉसिबिलिटी आती है, एक दूसरा इस तरह से पॉसिबिलिटी आती है, और एक तीसरा इस तरह से ये पॉसिबिलिटी आती है। 3 डायरेक्शन में 3 ओरिएंटेशन इसका आपको देखने को मिळता है। ओके मित्रांनो, जर लाईक केलं नसेल तर लाईक करा, शेअर केलं नसेल तर शेअर करा, मित्रांना सांगा, है ना, सगळ्यांना सगळ्यांचा फायदा व्हायला पाहिजे। पण बरेच जण, खूप जण अब्सेंट आहेत सध्याला, खूप उन्हाळा, खूप आता उन्हाळा एन्जॉय करायला फिरतायत वाटतंय ते सगळं। ओके सुरेश जादव, सार्थक सिंह, ओके बेटा, हिंदी और मराठी दोनों का मिक्स करके मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर मराठी में पढ़ाओ, तो मराठी हिंदी दोनों का मिक्स करके सबकी खिचड़ी करके हम आराम से खाएंगे। एक टेस्टी खिचड़ी बनाएंगे, 3 लैंग्वेज की, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी, 3 लैंग्वेज की खिचड़ी बनाएंगे और बहुत आराम से खाएंगे। मज़ा आता है टेस्ट में भी, खिचड़ी में भी। ओके ये देखो, ये 3 पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताया। 3 पॉसिबिलिटी कौन सा? ये सेंटर में इस तरह से न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस के बाहर एक पॉसिबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन इस तरह से इधर होने की, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवोल्यूशन कर सकता है। ये देखो, मैं आपको मेरे हाथ के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे। ये देखो इस तरह से, समझ में आ रहा है ना? इस तरह से होता है, समझो एक सेंटर है, इस तरह से भी नहीं है, परफेक्ट इस तरह से नहीं है, तो वो रिवोल्यूशन कैसा करता है? समझो यहां से शुरू हो गया इलेक्ट्रॉन, तो ये ऐसा आएगा, देखो ऐसा आके इधर जाएगा, इधर आएगा, ऐसा, ऐसा। आपने कहीं हॉरिजॉन्टल मेरीगो राउंड देखी होंगे, देखो अपने हॉरिजॉन्टल मेरीगो राउंड, वो परफेक्ट हॉरिजॉन्टल रिवोल्यूशन नहीं करती, वो ऐसा झिगजैग वाला रोटेशन करके आपको घुमाती है, बस ऐसा। उसी तरह से वो न्यूक्लियस के अराउंडिंग में वो इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करता है, इस तरह से। एक फिक्स ऐसा प्लेन नहीं रहता, लेकिन सेंटर से उसकी जो कुछ भी रेडियस रहेगी वो रेडियस फिक्स रहती है, वो रेडियस नहीं चेंज होती, कंप्लीट उतने डिस्टेंस में से ही वो रिवोल्यूशन करता है। ओके चलो आगे का बिट। और दूसरा कैसा रहता है? दूसरी पॉसिबिलिटी इस तरह से इलेक्ट्रॉन मिलने की उसकी पॉसिबिलिटी रहती है। ओके और तीसरा कैसा रहता है? तीसरा ये देखो इस तरह से, यानी कि एक्स वाई जेड ये 3 प्लेन में वो होता है। ओके देयर आर 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन अ पी सबसेल। पी सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, 3 डायरेक्शन के। ओके देन दीज आर डेसिग्नेटेड बाय, और वो इंडिकेट किए जाते हैं एक पी एक्स, ये देखो ये पी एक्स है, उसके बाद ए होता है पी जेड इसी डायरेक्शन में, और उसके बाद पी एक्स वाई, ये देखो एक्स वाई जेड ये है एक्स, उसके बाद ये देखो वाई ये वर्टिकल वाई, और उसके बाद ये जेड। मालूम है ना एक्सिस आपको, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दूसरा वर्टिकल एक्सिस, और एक तीसरा इस तरह से आपकी ओर आने वाला। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसा रिवोल्यूशन करेगा आपको मालूम है?
जो y है ना, y एक्सिस, वो ऊपर वाला जो y एक्सिस में आपको दिखा रहा हूं, नहीं तो क्या करेंगे, पहले x एक्सिस दिखा देता हूं मैं आपको। x एक्सिस वो किस तरह से रिवोल्यूशन करता है। देखो ये बॉडी है, ये न्यूक्लियस है समझो, तो x एक्सिस में वो इस तरह से रिवोल्यूशन करता है, इस तरह से निकल गया हो, ओके, इस तरह से आया, इस तरह से आने के बाद ऐसा बाजू में गया, ऐसा नीचे से आके वो टेढ़ा आके इधर गया, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल रिवोल्यूशन करता है इस तरह से। समझ में आ रहा है ना। समझो ये न्यूक्लियस है, ये समझो ये न्यूक्लियस है सेंटर वाला, तो इसका रिवोल्यूशन इस तरह से होगा। ये समझो इधर से निकला, इसको क्रॉस करके इधर जाएगा, ऐसा इस तरह से इधर आएगा, और न्यूक्लियस इस तरह से सेंटर में रहेगा। यानी कि जाते वक्त वो इधर से ऐसा जो आ रहा है ना, वो दूसरी साइड की ओर से जा रहा है, वो पीछे वाली साइड से आ रहा है, और इस तरह से फिर घूम के ये सामने वाले साइड से वो आ जाएगा। यानी कि इस तरह से, देखो मैं कलर बदल के आपको बता देता हूँ। यानी कि इधर से जब आएगा ना, तो इधर से सामने से वो गुजर के इधर जाएगा, और इधर आने के बाद ये पीछे से चला जाएगा इस तरह से। समझ में आ रहा है आपको, दिस वन। और एक बार देखो, ये है न्यूक्लियस, ओके, और ये इधर से आ गया, इस तरह से इधर आ गया, और इधर से ये इस तरह से क्रॉस करके, इसको क्रॉस करके वो जाएगा, इसको क्रॉस करके, सामने से क्रॉस करके उधर जाएगा, और फिर ये आके ये पीछे की साइड से ये इधर आएगा इस तरह से। ये देखो इस तरह से ये पीछे की साइड से इधर आएगा, यानी कि इस तरह से ये रिवोल्यूशन करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब देते हैं ना इस तरह से, लेकिन सेंटर में न्यूक्लियस रहता है, ओके। ये रहा एक्स के बारे में। दूसरा कौन सा है, जेड के बारे में। जेड में कैसा रहता है, जेड में दूसरा वाई दिखा देता हूं, वाई, और उसके बाद जेड देखेंगे। वाई में कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से वर्टिकली रिवोल्यूशन करता है। ये देखो ये न्यूक्लियस है, तो इस तरह से ऊपर से आएगा, ये पीछे से इधर आएगा, और इधर घूम के आएगा, और ये सामने से इस ऐसे क्रॉस करके वो इधर जाएगा, और सेंटर में वही वो न्यूक्लियस रहता है, ये वर्टिकल में। उसी तरह से ये हॉरिजॉन्टल में उसी तरह से ये रिवोल्यूशन करता है, ये न्यूक्लियस। समझ में आया ना, ओके। तो इस तरह से मैंने इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होता है। आपके समझ में आया होगा। अभी तक आपने क्या से इमेजिन किया है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सेंटर में रहता है, और इलेक्ट्रॉन इस तरह से गर 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 रिवोल्यूशन करते हैं। नहीं करते इस तरह से रिवोल्यूशन करते 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 इससे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, बस उसकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन रहती है, लेकिन प्लेन बदलता है उसका, ओके, वही। यानी कि ये हॉरिजॉन्टल में, उसके बाद वर्टिकल में, उसके बाद तेरे सामने वगैरह, इस तरह से एक्स वाई जेड प्लेन में, ओके। चलो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इन टू लोब्स, दो लोब में, टू लोब्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस, अपोजिट साइड, न्यूक्लियस के अपोजिट साइड में। यानी कि न्यूक्लियस है इधर के साइड में और इधर के साइड में। बहुत बार ऐसे दिखाया जाता है, ये जो है ना, ये जशा पाकळ्या दाखवल्या जातात, की अशा पद्धतीने दाखवले जातात, दॅट इज द रॉंग। बऱ्याच ठिकाणी अशा पद्धतीने लोब दाखवले जातात, त्या शिक्षकाच्याच लक्षात आलेलं नसतं। असा झिरो डिस्कंटिन्यू राहत नाही कधीही, कंप्लीटली तो इथं असतो। समजा हा न्यूक्लियस आहे, समझो इस तरह से ये न्यूक्लियस है, तो इस तरह से ये आता है, ऐसा होता है, और ऐसा करके इधर आ जाएगा, और इधर से ये इस तरह से आएगा। समझ में आ रहा है ना, ये फिगर समझ में आई होंगी आपकी। एक पीछे की साइड में गया, एक पीछे की साइड से इस तरह से आया, और इधर से रोटेशन करके वो इधर आया, इस तरह से जिगजैग वाला मोशन, ओके। तो ये रहा एक। तो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इधर और इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। देन पी एक्स पी वाई पी जेड, देखो these are designated as px py pz depending upon whether the electron density is maximum along the x axis, y axis, z axis respectively. उसके बाद the probability of finding electron maximum in two lobes, दो लोब में ज्यादा होती है, two lobes on the opposite sides, okay, of the nucleus. Thus the shape of p orbital are dumbbell shape. और जब हम साइड से देखते हैं तो वो किस तरह से आपको नजर आता है,
डंबल शेप वो इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलता है। एक्चुअली इस तरह से इसका रिवोल्यूशन होता है। ओके चलो देन आगे क्या है देखो, हाउएवर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल इज इक्वल इन बोथ लोब्स, दो लोब में देखो, हाउएवर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल इज इक्वल टू बोथ लोब, दोनों ही लोब में फाइंडिंग द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इन p लोब इज इक्वल इन बोथ लोब्स, दोनों लोब में इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी इक्वल होती है, इक्वल होती है। ओके देन आगे क्या है, द लोब्स ऑफ ईच p ऑर्बिटल्स आर सेपरेटेड बाय पॉइंट ऑफ जीरो प्रोबेबिलिटी कॉल्ड नोड्स। देखो क्या बताया, द लोब्स ऑफ, देखो लोब्स ऑफ p ऑर्बिटल्स आर सेपरेट है, लोब्स ऑफ p ऑर्बिटल्स आर सेपरेट होते हैं वो, ओके सेपरेटेड बाय अ पॉइंट ऑफ जीरो प्रोबेबिलिटी, वहां की इलेक्ट्रॉन मिलने की जीरो प्रोबेबिलिटी रहती है, यानी कि वहां इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं है, तो जीरो प्रोबेबिलिटी दैट इज कॉल्ड एज नोड्स, और वहां भी आपको ये नोड्स देखने को मिलते हैं। ओके एंड देन 7, इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल थ्री ऑर्बिटल्स आर सेम, ओके एंड हेंस दे आर कॉल्ड डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। इनको क्या कहा जाता है, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the energy of all three orbitals are same, तीनों ही ऑर्बिटल की एनर्जी उनकी सेम होती है, कौन सी, px py pz की, ओके एंड हेंस दे आर कॉल्ड डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, इन्हें हम डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं। ओके आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको बहुत डिटेल में पूछा जाएगा, और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये नीट जी सीटी में बहुत इस तरह से डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेप्थ में क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन देके पढ़िए। एज ऑल थ्री ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, थ्री ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी होती है, सेम होती है, सो दे विल बी कॉल्ड एज ट्रिपली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, ट्रिपली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, ट्रिपलाई समझ में आ रहा है ना, ट्रैपलाई और ट्रिपलाई भी कहे तो भी चलता, ओके ट्रिपलाई नहीं तो ट्रिपल, ओके ट्रिपलाई जनरेटेड डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, ट्रिपल जनरेटेड ऑर्बिटल्स कहा जाता है, क्योंकि यस है ये, सॉरी ये p है इस तरह से, ये तीन है, तीनों की भी एनर्जी इक्वल है, और तीनों में भी उसी तरह की इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी तीनों में ही सेम होती है, और खाली लोब में ही इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। ओके तो इस तरह से ये रहा शेप ऑफ p ऑर्बिटल, शेप ऑफ p ऑर्बिटल। इसके बाद में आपको यहां बताने वाला हूं d ऑर्बिटल का शेप ऑफ d ऑर्बिटल एंड शेप ऑफ f ऑर्बिटल। ये जो है ये शेप हम आगे के वीडियो में देखते हैं, आगे जो हमारा, यानी कि ये थोड़ा सा लेंथ लंबी हो सकती है वीडियो की, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो कौन सा d और f ऑर्बिटल जो है हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ लेते हैं। ओके अगर इसमें कुछ डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हूं और आप मेरे लिए तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आप है और मैं हूं, तो आप बहुत बड़े हैं, सब बच्चे हैं, लेकिन बहुत बड़े होते हैं, बच्चे ही सबसे बड़े होते हैं। लेकिन बच्चों अगर कुछ डाउट है तो मैं आपके लिए हूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आंसर जितना हो सके उतना आंसर मैं देने की कोशिश करूँगा। मुझे आशा करता हूँ कि आपको यस और p ऑर्बिटल का जो शेप है, ये शेप आपके परफेक्ट समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो के नीचे एक शेयर बटन है, उसके ऊपर क्लिक करके अपने दोस्तों को भेज दीजिए, पढ़ने दो उन्हें भी, बढ़ने दो उन्हें भी, डेवलप होने दो उन्हें भी, और वो भी बढ़ेंगे, तुम भी बढ़ोगे, मैं भी बढ़ूंगा, सब लोग बढ़ जाएंगे और भारत की तरक्की हो जाएंगी। हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे, हम एक दूसरे को मदद करेंगे, और तुम्हारी लाइफ, आप यानी कि आपकी भी लाइफ डेवलप होगी, मेरी भी लाइफ डेवलप होगी, सबकी लाइफ डेवलप होगी। मेरी लाइफ का तो वही तो है, मुझे तो लाइफ डेवलप करने का उतना कुछ शौक नहीं है, अभी तो जो हूँ आराम से हूँ, लेकिन इसमें कुछ करना है यूट्यूब में, और वो करने के लिए खाली मुझे आपकी मदद मिल सकती है।
वो खाली आप कर सकते हैं मेरे लिए, दूसरा कोई नहीं। मेरे लिए देवेंद्र फडणवीस भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे लिए, मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूं, लेकिन वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये YouTube का मामला है। जो देखता है वही शेयर करेगा, और जो शेयर करेगा, शेयर करने के बाद वो दूसरे को दिखाएगा। तो वो YouTube देख रहे क्या, मेरा अपना चैनल देख रहे क्या? वो नहीं देख रहे। तो फिर जो देख रहे वही शेयर करेंगे, जो देख रहे वही लाइक करेंगे। और वो व्यूवर्स, वे जो बच्चे हैं, जनरली तो मैं तो ऐसे कहता हूँ शुरू से ही, ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स मैंने अभी तक मेरे क्लास में भी जो बच्चे पढ़ाए हैं, वो बच्चे, मेरे स्कूल कॉलेज में जो कुछ बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ वो बच्चे, और जो मेरे सामने बैठ के आप पढ़ रहे हो ये बच्चे, ये सब बच्चे मुझे भगवान से भी ग्रेटर है, भगवान से भी ग्रेटर है। मैं नहीं बोलता कि खाली आप ही है, नहीं। जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ के बच्चे, जहाँ मैंने अभी तक पढ़ाया, जिनके बलबूते पर मैंने 4 रुपए कमा के मैं आराम से ज़िंदगी जी रहा हूँ, जो कि अभी पैसे की मुझे कुछ आशा नहीं है। ओके, पैसा तो, आशा तो कम नहीं होती किसी के भी, फिर भी उतनी ज़्यादा नहीं है। मैं बच्चों को भगवान समझता हूँ, आप मेरे लिए भगवान हैं। तो आप जितना हो सके, जो हो सके वो मेरी तरफ से लेने की कोशिश करो। आपकी सेवा मेरी तरफ से लिया करो, मुझे चांस दे दो। ओके, तो अभी इस वीडियो के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत बच्चों, बाय बाय। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, शाम को मिलेंगे। चलो।